हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स है, दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो दोनों तरह के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे देखते चल जाइएगा। डेली करंट अफेयर्स ये आते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से मिस नहीं होगा, चाहे आप मेंस लिखें चाहे आप प्रीलिम्स लिखें। गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आप लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में पेपर होने वाला है अगस्त में, या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी है तो आप उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी तैयारी करनी है वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, GS1 से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं कि एशियन नाम्बियार जो थे, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर से उनको इम्प्रिजन कर लिया था नाम्बियार को 1945 से 1947 तक। तो कहना यह है कि एशियन नाम्बियार जो थे 1945 से 1947 तक उनको कैदी बना लिया गया था, और ये पहले या एकमात्र इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिनको अरेस्ट किया गया था हिटलर के द्वारा। तो हिटलर के द्वारा अरेस्ट किए जाने वाले एकमात्र इंडियन फ्रीडम फाइटर कौन थे? एशियन नाम्बियार थे। इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र इंडियन फ्रीडम फाइटर कौन से थे जिनको हिटलर ने अरेस्ट किया था। तो वो एशियन नाम्बियार थे। देखिए, एक नया टर्म आया है या एक नई फिलॉसफी आप कह सकते हैं कि एक वर्ड है पेनॉप्टिकॉनिज्म, है ना। तो ये जो पेनॉप्टिकॉनिज्म है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम किसी कैदी के ऊपर नज़र रखते हैं, किसी या बहुत सारी कैदियों के ऊपर जब नज़र रखी जाती है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको पेनॉप्टिकॉनिज्म कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। यूपीएससी में पूछ सकते हैं, यूपीपीसीएस में पूछ सकते हैं, या मेंस में भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये आया क्यों है, यूज़ क्यों किया गया है? ये इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे आजकल जो सीसीटीवी कैमरे की जो यूसेज बढ़ गई है। सीसीटीवी कैमरा सब जगह होता है, यानी आप कहीं भी जा रहे हो, हॉस्पिटल्स में हो, बसेस में हो, ट्रेन में हो, मॉल्स में हैं, कहीं पे भी है, सिनेमा हॉल्स में, कहाँ भी कहीं पे भी आप होते हैं, तो सब जगह पे सीसीटीवी कैमरे की वजह से आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। यानी कि आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, आपकी हर एक एक्टिविटी को जो है कवर किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे की वजह से। तो वही एक पेनॉप्टिकॉनिज्म है कि अगर हम किसी कैदी की हर एक एक्टिविटी को नज़र में रखें और उसको ये रहे कि उसको कोई देख रहा है, तो जो कैदी है वो बहुत अच्छे से आचरण करेगा और वो दुर्व्यवहार वहाँ पे जेल में रह के नहीं करेगा। तो मैं इसको पढ़ के समझा देता हूँ आपको कि इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली जो मैंने बताया यही इसकी एक समरी है कि पेनॉप्टिकॉन एक सर्कुलर बिल्डिंग थी विद सेल्स बिल्ट इनटू इट्स वॉल्स विद एन ऑब्जर्वेशनल टावर एट द सेंटर। अब क्या था कि सेल्स बने हुए हैं। सेल्स का मतलब हो गया कि एक सर्कुलर बिल्डिंग है, उसके अंदर जेल के आप कह सकते हो कमरे बने हुए हैं दीवारों में, विद ऑब्जर्वेशनल टावर एट द सेंटर। बीच में एक ऑब्जर्वेशन टावर है, यानी कि ऑब्जर्वेशन टावर से कोई पर्सन जो है वहाँ से देखेगा। अ गार्ड कुड ऑब्जर्व ऑल द प्रिजनर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशनल टावर, बट द प्रिजनर्स वाइल दे कुड सी द टावर कुड नॉट सी एनीथिंग इनसाइड इट। अब क्या है कि एक गार्ड उन सभी प्रिजनर्स को देख रहा होगा ऑब्जर्वेशनल टावर से। जो सभी कैदी हैं, सभी कैदी उस टावर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस टावर में बैठा कोई पर्सन उसको नहीं देख सकते। कि उनको प्रिजनर्स को ये नहीं पता चलेगा, कैदियों को ये नहीं पता चलेगा कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। द एम्बिग्यूटी अबाउट वेदर और नॉट दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड फोर्स द प्रिजनर्स टू कंडक्ट देमसेल्व्स एट ऑल टाइम्स। तो अब ये जो एक समस्या है कि उनको पता ही नहीं है कि कोई उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो इस वजह से कैदी जो है हर समय बहुत तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लाइक वाइज अब सीसीटीवी कैमरा चाहे चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, जो पर्सन है, हमको तो नहीं पता ना कि सीसीटीवी कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन जब भी सीसीटीवी कैमरा के सामने हम आएंगे तो हम सही से अपने आचरण रखेंगे, अपना सही से कंडक्ट रखेंगे। हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से बाद में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम उसमें पकड़े जाएँ। तो चाहे अब हमें ये भी नहीं पता होता कि सीसीटीवी कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे प्रिजनर्स के साथ थी कि उनको नहीं पता था कि उस ऑब्जर्वेशन टावर में बैठ के कोई उनको गार्ड देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन उनको सही से आचरण करना होता था। माइकल फोकल्ट टेक्स दिस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फिलोसॉफिकल थ्योरी। तो जो मिशेल फोकल्ट थे उन्होंने इस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को लिया और इसको एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सर्विलांस हैज़ चेंज्ड द पावर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। अब किस तरह से देखिए, एक सर्विलांस है, यानी कि आपके ऊपर एक सर्विलांस रखी जा रही है, एक नज़र रखी जा रही है। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक पावर है। पावर का मतलब हो गया यहाँ पे सरकार हो सकती है या कोई भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखी है। द प्रेजेंट डे सीसीटीवी कैमरा इज़ अ कैंडिड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द थ्योरी वर्क्स। अब सीसीटीवी कैमरा के एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम करता है कि विद पीपल बीइंग कॉशियस अबाउट हाउ दे बिहेव इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैमरा इज़ फंक्शनल और नॉट। तो अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि वो कैमरा फंक्शनल है या नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से बहुत तरीके से वहाँ पे बिहेव करना है।
Panopticonism was a theory introduced by Michael Foucault in one of his most influential books, Discipline and Punish. तो उन्होंने माइकल फोकॉल्ट ने एक किताब लिखी थी, मिशेल फोकॉल्ट ने किताब लिखी थी डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ अ प्रिजन। द बर्थ ऑफ द प्रिजन ये किताब का नाम है। ये किताब लिखी गई थी मिशेल फोकॉल्ट के द्वारा। तो पेनॉप्टिकॉनिज्म जो थ्योरी थी ये इन्होंने वहाँ पे दी थी। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन्स अ न्यू मॉडल ऑफ सर्विलांस इन सोसाइटी। तो उन्होंने इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से नया मॉडल सर्विलांस का, यानी कि निगरानी के लिए, समाज में निगरानी के लिए किस तरह से एक नया मॉडल लाया जाएगा, उसकी व्याख्या जो थी माइकल फोकॉल्ट ने, मिशेल फोकॉल्ट ने इसमें की थी। अगर देखें तो इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड आर्किटेक्ट जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम ने इसको इंट्रोड्यूस किया। पेनॉप्टिकॉन वाज अ सर्कुलर बिल्डिंग। ये हम समझ चुके हैं कि सर्कुलर बिल्डिंग होती थी, उसमें सेल्स हैं, ऑब्जर्वेशन टावर होगा बीच में और वहाँ से गार्ड बैठ के इसको देखेगा। द एम्बिग्यूटी अबाउट वेदर और नॉट दे वर बीइंग ऑब्जर्व्ड फोर्स द प्रिजनर्स टू कंडक्ट देमसेल्व्स इनसाइड देयर सेल्स। तो इसी चीज़ हम देख चुके हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, यानी जो कैदी है उनको पता नहीं है कि उनको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन उनको हर समय तरीके से काम करना होगा। दिस वाज द परफेक्ट आइडिया फॉर अ प्रिजन अकॉर्डिंग टू बेंथम। तो जेरेमी बेंथम के द्वारा एक जेल के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि अगर जेल के कैदियों को बहुत तरीके से रखना है या वो बहुत तरीके से अपना आचार व्यवहार रखें तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका था। ही बिलीव दैट द फियर ऑफ कॉन्स्टेंट सर्विलांस कुड हेल्प ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो जेरेमी बेंथम का मानना था कि अगर हम एक डर बना के रखें कि आपके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है, हर समय आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो जो कैदी होगा या कोई भी पर्सन होगा वो बहुत सही से आचरण करेगा। ऑल्टर एंड रिफॉर्म ग्रुप्स एंड प्रिजर्व मोरल्स इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द प्रिजन। और जो जेल है, जेल के चार दीवारों के अंदर जो है एक पर्सन बहुत मॉरली काम करेगा, मॉरल वैल्यूज़ के साथ काम करेगा और कोई भी गलत कृत्य वहाँ पे नहीं करेगा। नेक्स्ट GS2 में देखें तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन गांधीनगर गुजरात। तो इतना इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है, यानी कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे होने वाला है, वो गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। इसका एक एम ये है कि हमें अट्रैक्ट करना है ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड इंडिया एज द ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। जो आयुष प्रोग्राम है, आयुष क्या है यहाँ पे, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, यानी कि एक तो हमारा मेडिसिन सिस्टम है, इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसको एलोपैथी बोला जाता है। एलोपैथी के अलावा बाकी जितने भी तरीके हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, रोवा सिक्पा हो या आयुर्वेद है, अब इन सब के थ्रू अगर किसी को अपना इलाज करवाना है तो उसके लिए भारत को एक ग्लोबल सेंटर बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए इनोवेशन समिट की जा रही है, जिससे कि दुनिया भर के देश जो हैं वो भारत में इस फील्ड में, आयुष के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। बुलडोजिंग ऑफ बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इमारतों को गिराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक्ट पास किया था कि जो भी दंगई होंगे या जो भी किसी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वो पकड़े जाते हैं, उनके नाम आते हैं, तो उनसे, और जो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया होगा, उनके उसकी पैसों की भरपाई जो है उनकी प्रॉपर्टी को गिरा के की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को बेच के की जाएगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाया कि पिछले दिनों कुछ हिंसा हुई, झड़प हुई मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने यही करा कि जो वहाँ पे दंगई थे, जो वहाँ पे पकड़े गए लोग हैं, उनके बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। द राइट टू हाउसिंग इज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट। अब देखिए, जो इसमें जो राइटर्स हैं उनका कहना ये है कि जो घर का अधिकार है वो सिर्फ एक फंडामेंटल राइट ही नहीं है। फंडामेंटल राइट तो है ही आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत। इट इज़ ऑल्सो अ वेल डॉक्यूमेंटेड राइट अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क। ये भारत के संविधान में तो लिखा ही गया है, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घरों की बात की गई है, जहाँ पे हमें घर तोड़ना एक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा घर तोड़ना जो है वो कहीं से भी लाजमी नहीं है, राइटर का कहना है। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 25 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेट। अब देखिए, आर्टिकल 25 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स का, यानी कि मानवाधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा है, तो उसका जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि हर पर्सन को, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ हिज फैमिली, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग। यानी कि घर की बात की जा रही है आर्टिकल 25 के तहत, इसलिए किसी का घर तोड़ना सही नहीं है, ये राइटर का कहना है। और आर्टिकल 25 और जो UDHR है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, इसका भारत सिग्नेटरी है, भारत ने इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। आर्टिकल 11 कहता है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे कि राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, खुद के लिए तरीके का रहना चाहिए उसको, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी, इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। यहाँ पे भी फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग आता है। तो इन दोनों चीज़ों से समझ में आता है कि घर तोड़ना, किसी की बिल्डिंग्स को तोड़ना, आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है, और बाकी ये दोनों जो कोविनेंट हैं,
इसके अगेंस्ट में जाता है, तो ये सरकार को इसके ऊपर रिस्ट्रेंट होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए कि हमें बुलडोजर्स इस तरह से नहीं चलाने हैं किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है कि इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जो टाई अप है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो भारत की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर सकती हैं यूजीसी की बिना रिकमेंडेशन की। यूजीसी को रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वह अपना आप खुद से टाई अप कर सकती हैं और एक डुअल डिग्री प्रोग्राम चला सकती हैं, जिसमें डिग्री जो स्टूडेंट को मिलेगी वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की मिलेगी, भारतीय यूनिवर्सिटी की भी और विदेशी यूनिवर्सिटी की भी। तो यूजीसी हैज़ सिंप्लीफाइड द प्रोसीजर फॉर एन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि जो भारतीय हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, टू ऑफर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो जो विदेशी यूनिवर्सिटी है, विदेशी विश्वविद्यालय है, उसके साथ मिलके बाय एंटरिंग इनटू एमओयू ईच अदर डायरेक्टली इफ दे मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपको एलिजिबल बनाएगा, कि आप यहाँ पे योग्य बनाएगा कि आप यहाँ पे टाई अप कर सकते हैं, अगर वो आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप टाई अप कर सकते हैं। ये यूजीसी के चेयरमैन जो एम जगदेश कुमार है उन्होंने कहा है। इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब कौन सा इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जो टाई अप कर सकता है? तो या तो उसकी जो NAAC यानी कि नाक की जो उसकी ग्रेडिंग हो, वो ग्रेडिंग 3.01 हो या उससे ऊपर हो, या टॉप 1000 इंस्टीट्यूशंस में ऐसा आता हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के, या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आता हो, या टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में आता हो, या 100 यूनिवर्सिटी में आता हो भारत की नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में। अगर वो भारत के नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो ऐसी ही जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उनके साथ टाई अप कर सकता है। यानी कि अगर वो QS रैंकिंग में टॉप 1000 में आता होगी वो इंस्टीट्यूशन, तो उसके साथ भारतीय यूनिवर्सिटी टाई अप कर सकती है। अंडर द न्यू रेगुलेशंस द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू सीक UGC परमिशन टू डू सो। अब नए रेगुलेशंस जो 2022 में लाए जा रहे हैं UGC के द्वारा, इसके तहत इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थाओं को UGC की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वो UGC की बिना परमिशन लिए खुद से टाई अप कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी रैंकिंग भी 100 के अंडर होनी चाहिए, और जो पूरी दुनिया की जो इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे वो टाई अप करना चाह रहे हैं, उनकी रैंकिंग भी QS इंस्टीट्यूशन में 1000 से अंदर होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है GS3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आया है इकोनॉमिक्स से अगर हम देखें तो, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि जो टेस्ला के CEO थे एलॉन मस्क, उन्होंने ट्विटर को खरीदना चाहा। ट्विटर का उन्होंने बहुत बड़ा शेयर एक ले लिया और उन्होंने कहा कि अब वो पहले बोर्ड, जो उसका बोर्ड होता था, बोर्ड के मेंबर बन गए, वो बोर्ड में बैठने लगे ट्विटर के, और अब उन्होंने ट्विटर को खरीदने की बात की। यानी जब भी कभी ऐसा हुआ है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए एक हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है, यानी कि जबरन उसको खरीदना चाहती है, तो कंपनी, जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, वो कंपनी कुछ तरीके अपनाती है जिससे वो बिकने से बच जाए और कोई दूसरा पर्सन उसे खरीद ना पाए। तो वेरियस कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं वो हम आज देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। UPSC बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 जून को एग्जाम में पूछा चला जाए इससे सवाल। और बाकी अगर आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो मेंस के आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखिए। द टेस्ला CEO's bid to acquire Twitter was partially thwarted with the poison pill mechanism। अब देखिए ये अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स हैं, चाहे पॉइजन पिल हुआ, आगे 3-4 मैकेनिज्म और पढ़ेंगे हम, कि अब ये मैकेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को रोकती है कि वो उसको ना खरीद पाए। तो टेस्ला के जो CEO थे एलॉन मस्क, उन्होंने खरीदना चाहा और ट्विटर ने इसको रोक दिया। किसके थ्रू? पॉइजन पिल के थ्रू। The poison pill mechanism is used to dilute shares of a company so that activist investors looking for hostile takeover will incur a massive expenditure। अब देखिए पॉइजन पिल मैकेनिज्म क्या है, कि पॉइजन पिल मैकेनिज्म के द्वारा क्या करती है, एक कंपनी जिसको कोई इन्वेस्टर खरीदना चाह रहा है, वो कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर देती है, अपनी शेयर्स को कमज़ोर कर देती है। इसके वजह से क्या होता है, जो पर्सन खरीदने वाला है उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, मैसिव एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो इसके वजह से वो रुक जाएगा। वो कहेगा कि इतना खर्चा करने से अच्छा है कि मैं इसको ना खरीदूं। तो ये कंपनी ने, ट्विटर ने इस तरह से अपना तरीका बनाया है। सम ऑफ द अदर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरे तरह के जो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या है, एक तो है ग्रीन मेल डिफेंस, फिर है क्राउन ज्वेल डिफेंस, पैकमैन डिफेंस और व्हाइट नाइट डिफेंस। ये चारों हम डिफेंस देखेंगे, ये सब अलग अलग डिफेंस कौन कौन से हैं। पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब ऑफन विटनेस थ्रेट्स ऑफ हॉस्टाइल टेकओवर्स। अब देखिए जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि जिनकी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो सभी लोग उसके शेयर खरीद सकते हैं, तो पूरी दुनिया में देखा गया है कि कई बार उन पर खतरा आ जाता है कि उनके ऊपर हॉस्टाइल टेकओवर हो जाता है, यानी जबरन उनको कोई दूसरी कंपनी जो है खरीदना चाह रही होती है। अब ये कैसे हो रहा होता है, थ्रू अ बैकडोर एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्स। अब मान लेते हैं आपने पीछे के रास्ते से बैकडोर के थ्रू आपने उनके शेयर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बाद में एकदम आप
आपके आने के बाद आपने कहा कि भाई मैंने आपके इतने सारे शेयर्स रख लिए हैं, 15% खरीद लिया, शेयर 20% खरीद लिए और अब मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर जाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, एक्वायरिंग साइजेबल शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट देन फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब आपने क्या करा कि आपने साइजेबल नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए ओपन मार्केट से, है ना, खुले बाजार में से आपने शेयर बहुत ज़्यादा खरीद लिए, ना कि मैनेजमेंट में से खरीदे, और इसके बाद आप चाहते हैं कि अब आप कंपनी को टेक ओवर कर जाएं। तो अब देखते हैं कि हाउ डिड ट्विटर डिप्लॉय द पॉइजन पिल। तो पॉइजन पिल किस तरह से ट्विटर ने डिप्लॉय किया। ट्विटर पुट फोर्थ अ शेयर होल्डर राइट प्लान। अब ट्विटर ने एक शेयर होल्डर राइट का प्लान एक जारी किया, दैट वुड बी ट्रिगर्ड इफ एन एंटिटी एक्वायर्स अ स्टेक ऑफ 15% और मोर। तो उसमें ये कहा गया कि अगर किसी एंटिटी ने, किसी कंपनी ने, किसी पर्सन ने 15% से ज़्यादा स्टेक ट्विटर में खरीद लिया तो एक शेयर होल्डर राइट प्लान चल जाएगा। द प्लान वुड अलाउ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो इस प्लान के तहत क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो इस समय शेयर होल्डर्स हैं, जिसके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, अब यहाँ पे मिस्टर मस्क हैं, यहाँ पे एलॉन मस्क हैं, टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वायरर टू एस्टेब्लिश अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी। तो इसमें क्या होगा, जैसे इस केस में मिस्टर मस्क हैं जिनके पास 15% का स्टेक है, तो वो और ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। अब ये तरीका अपनाया गया है कंपनी के द्वारा, या पॉइजन पिल मैकेनिज्म यही कहता है, जिसके तहत ट्विटर ने अपने आप को रोका है एलॉन मस्क के द्वारा खरीदने से। अब इसमें और कौन कौन से तरीके हैं, एक आता है ग्रीन मेल डिफेंस। अब देखिए ग्रीन मेल डिफेंस क्या है। द आइडिया हेयर इज टू सिंपल। अब यहाँ पे आइडिया क्या है, पे देम टू गो अवे एंड स्टॉप थ्रेटनिंग द कंपनी विद अ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब ग्रीन मेल डिफेंस में क्या है कि हम उनको पैसे दे देंगे, पे देम, कि आप उनको पैसे दे दें कि अब आप यहाँ से चले जाइए और हमें डराइए मत, ना हमें खरीदने की कोशिश कीजिए। इट इन्वॉल्व्स द टारगेट कंपनी रीपर्चेजिंग इट्स ऑन शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड इन अ क्वांटिटी इनफ टू प्रिवेंट अ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो टारगेट कंपनी है, मान लेते हैं यहाँ पे टारगेट कंपनी ट्विटर थी, तो ट्विटर खुद से क्या करेगा, खुद से अपने शेयर्स को रीपर्चेज कर लेगा। जिस पर्सन ने खरीद रखे हैं उस पर्सन से वापस अपने शेयर्स खरीद लेगा और इस क्वांटिटी में खरीद लेगा जिससे कि उसके ऊपर टेक ओवर ना हो सके, या इसके ऊपर कोई भी कब्जा, उस कंपनी के ऊपर कोई भी कब्जा ना कर सके। यानी कि एलॉन मस्क ने जो शेयर खरीद रखे हैं, अगर वो एलॉन मस्क से या किसी और से दोबारा वो शेयर खरीद लिए जाए, अब ट्विटर जो है खुद ही शेयर खरीद ले जिससे कि कोई उसके ऊपर कब्जा ना कर पाए, तो उसको ग्रीन मेल डिफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्राउन ज्वेल डिफेंस। तो अभी क्राउन ज्वेल डिफेंस क्या है, दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द टारगेट कंपनी स्पिनिंग ऑफ इट्स क्राउन ज्वेल यूनिट और इट्स मोस्ट वैल्यूड एसेट। अब मान लेते हैं क्या हुआ कि हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और लोग उसी की वजह से उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं या उस कंपनी में काम करना चाहते हैं। मान लेते हैं आपने वही चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है उसी को हटा दिया या उसको ख़त्म कर दिया अपनी कंपनी में से, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म यही कहता है कि जो टारगेट कंपनी है, यानी कि यहाँ पे ट्विटर है जिस केस में, तो अगर वो उसकी जो क्राउन ज्वेल यूनिट है, यानी कि क्राउन का मतलब क्या हो गया कि जो क्राउन जो सिर पे पहना जाता है, एक ताज, यानी कि अगर उसको ही आप हटा दो, और इट्स मोस्ट वैल्यूड एसेट, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, अगर आप उस पूंजी को, उस एसेट को ही हटा देंगे इन ऑर्डर टू मेक द एक्विजिशन लेस डिजायरेबल फॉर द एक्वायरर, यानी कि इसके वजह से क्या होगा, जो एक्वायरर है, यानी कि एलॉन मस्क का केस यहाँ पे अगर हम लें, तो वो उनके लिए अब इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगी इस कंपनी की जो एक टाइम पे हुआ करती थी। द एसेट कुड बी द यूनिट दैट इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल इन द कंपनी। अब वो एसेट क्या होगी, वो एसेट वो चीज़ होगी जो उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा कर रही थी, सबसे ज़्यादा मुनाफा कर रही थी, और इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, और फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और प्रोड्यूसेस द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। या ये हो सकता है कि वो यूनिट जो है उस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाती हो। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेन प्रोडक्ट जिसके वजह से कंपनी झंडा लेके, फ्लैगशिप यानी कि झंडा लेके आगे आगे चल रही है कि ये हमारा प्रोडक्ट है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है पैकमैन डिफेंस। तो यहाँ पे हेयर वन प्रिवेंट्स अ हॉस्टाइल टेक ओवर बाय इनिशिएटिंग अ रिवर्स टेक ओवर। अब देखिए रिवर्स टेक ओवर का मतलब क्या होता है कि आपने वापस से टेक ओवर करना शुरू कर दिया। अगर आपको कोई टेक ओवर करना चाह रहा है, आपने उल्टा टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इट इन्वॉल्व्स द टारगेट कंपनी मेकिंग एन ऑफर टू द एक्वायर द कंपनी दैट कमेंस द टेक ओवर बिड। मान लेते जिस कंपनी ने आपको कब्जा करने की कोशिश की आपके ऊपर, आपने क्या करा, उसी कंपनी के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत कर दी आपने, यानी कि उसके ऊपर वापस से आप भी अगर उसके ऊपर हॉस्टाइल टेक ओवर करना शुरू कर देंगे तो उसको हम पैकमैन डिफेंस बोलेंगे। द टारगेट कंपनी कुड मेक यूज ऑफ इट्स वॉर चेस्ट और सिक्योरिंग फाइनेंसेस फ्रॉम आउटसाइड फॉर द रिवर्स टेक ओवर बिड। अब जो टारगेट कंपनी है यहाँ पे वो क्या करेगी, वो हर तरीके से अपने वॉर चेस्ट यानी कि हर तरीके से पैसा वैसा लेके आएगी और उस मनी से वो दूसरी कंपनी को खरीदना चाहेगी जो कंपनी उसको खरीदना चाह रही थी और लॉस करवाना चाह रही थी। नेक्स्ट आता है व्हाइट नाइट डिफेंस। इन केस अ कंपनीज बोर्ड फाइंड इटसेल्फ इन अ सिचुएशन दैट इट कैन नॉट प्रिवेंट अ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब देखिए व्हाइट नाइट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का बोर्ड अगर कंपनी के बोर्ड के ये पता चले कि अब उनके पास कोई भी तरीका ऐसा नहीं बचा है जिससे वो बच सकें और अपनी कंपनी को बिकने से बचा सकें,
इट सीक्स अ मोर अकोमोडेटिव एंड कॉर्डियल फर्म टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेट फ्रॉम दी होस्टाइल एक्वायरर। तो अब वो एक कॉर्डियल तरीका निकालते हैं, बात का तरीका निकालते हैं, टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक फ्रॉम दी होस्टाइल एक्वायरर। द वाइट नाइट एग्रीज टू रीस्ट्रक्चर द कंपनी। अब जो वाइट नाइट है यानी जो मेन पर्सन होगा वहाँ पे, वो चाहेगा कि वो कंपनी को रिस्ट्रक्चर करे, एडहेरिंग लार्जली टू द डिज़ायर्स ऑफ द टारगेट कंपनीज बोर्ड। अब जो टारगेट कंपनी का बोर्ड था उसके हिसाब से काम किया जाएगा, यानी कि ट्विटर जो थी उसके बोर्ड के हिसाब से काम किया जाएगा। ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ फेयर कंसिडरेशन, और उनको भी फेयर कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनकी बात को भी सुना जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं। ये सवाल पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा तरीका कब अपनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और पोटैटो प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाई है बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात के अंदर है। और वहाँ पे एक बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है पालनपुर में, पॉपुलरली नोन एज बनास डेयरी इन गुजरात बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट। तो बनास डेयरी के नाम से फेमस है। तो बनास डेयरी कहाँ पे है? ये आपको गुजरात के बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। और नेक्स्ट आता है ऑबिटोरी। अगर हम देखें तो पीएम ने कंडोल किया है, एक पर्सन थे बिल्किस दीदी, तो इनकी डेथ हुई है। ये एक फिलंथ्रेपिस्ट थे और ह्यूमैनिटेरियन थे, यानी कि मानवतावादी थे और परोपकारी थे। तो दैट्स ऑल फॉर 22 अप्रैल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इकोनॉमिक्स के हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, और उत्तराखंड पीसीएस में लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस के लिए, और अपर पीसीएस होगा तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।